हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई नो आप लोग अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के इस सेशन को आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए वापस आ गए हैं। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंसेस और उसके साथ साथ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ तक कि हमने पूरा का पूरा प्रीपोजिशन कवर कर लिया है और अब बारी आती है हमारे बेसिक यूसेज को सीखने की, जिसके साथ साथ हम लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और खुद से सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। तो अब से जो है आपके इस कोर्स का सबसे क्रूशियल पार्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब आपका जो सारा नॉलेज अपने आप तक एक्वायर किया है आज तक, उसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को हमारे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, कुडोज। लेकिन अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे बेनिफिशियल बात अगर अभी कोई सी है तो वो ये है कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन, जो कि है स्टेप अप अकेडमी, और उसको डाउनलोड करके आपको मिलेंगे बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे ऑफर्स और इसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स जो लिखे हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी इस एप्लीकेशन से। कैसे? ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशंस, 24/7 एक एक्सेस मिलेगा आपको, पर्सनलाइज असिस्टेंस मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप ऐसे पॉइंट पर हैं अपने करियर में जहां पर आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत है, सब्जेक्ट चूज करना है, जॉब चूज करना है, तो आपको करियर काउंसलिंग भी मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज रेफर एंड अर्न। इफ यू लाइक दिस एप्लीकेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और वो जब लॉग इन करेंगे उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे देन यू विल गेट पॉइंट्स, जिनको यूज करके आप ऐसे ही कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दिस, दैट, दीज, दोज। और ये सिर्फ अकेला नहीं है जो आज का टॉपिक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें जहां पर हम गलती कर बैठते हैं जाने अनजाने में। तो हमारे ना इस कैटेगरी ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या कहते हैं? आप लोगों के स्कूल में टीचर्स आती होंगी डेमो देने के लिए, राइट? तो वो क्या करती है? डेमो देती है। डेमो वर्ड का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है शो करना, दिखाना, है ना? कि वो टीचर शो करके दिखाती हैं हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, एचआर को, कि वो कैसा पढ़ा रही हैं, वो डेमो दे रही हैं। तो बस वो जो डेमो वर्ड है ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेटिव से ही शॉर्ट फॉर्म बना के हमको यूज किया गया, हम यूज करते हैं उसको। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो शब्द होते हैं वो वाले, वो कैटेगरी होती है जब हम किसी को ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं कि वो, ये, वो सारे, वो सब, इस तरीके से। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो दिस, दैट, दीज, दोज है, ये भी वही शब्द कहलाते हैं। अब इसमें भी दो चीजें ऐसी हैं, सिंगुलर है और प्लूरल है। एक डिफरेंस हो गया कि एक जो होता है वो सिंगुलर कैटेगरी में आता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वन कैटेगरी इज सिंगुलर एंड द अदर कैटेगरी इज प्लूरल। पहला कैटेगराइजेशन तो ये हो गया कि एक अकेले ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है क्लोज और फार। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके पास में रखी हुई है, जैसे मान लीजिए ये पेन है जो मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगी? ये मेरे पास है, तो वैसे ये कहूँगी। और अगर यही चीज़ मुझसे दूर रखी होगी तो मैं उसके लिए दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज़ करूँगी, जिससे ये पता चल जाएगा बिना बोले कि वो मेरे दूर रखा हुआ है, उस शब्द से ही पता चल जाएगा कि वो दूर रखा हुआ है। ठीक है? तो कैसे यहाँ पे देखते हैं, सिंगुलर पहले तो दिस होता है ना, और दैट होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोलूँगी गिव मी दिस पेन, तो वो मेरे पास रखा हुआ, मैं बोलूँगी गिव मी दिस पेन, है ना, उसकी तरफ इशारा करके, क्योंकि वो मेरे क्लोज में है, मेरे क्लोज एरिया में है, तो मैं बोलूँगी गिव मी दिस पेन। पर अगर कोई चीज़ मुझसे दूर रखी हुई है तो मैं उसे क्या बोलूँगी? गिव मी दैट पेन। ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई। और उसके बाद में आता है दीज और दोज, जो इन्हीं के प्लूरल फॉर्म होते हैं। ठीक है? तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज, और दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज। तो अगर मैं बोलूँगी व्हाट आर दीज, अगर मेरे पास कुछ रखा हुआ है या मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ और वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? व्हाट आर दीज, ये सब क्या हैं? है में जो एक न साउंड आता है ना, हम बिंदी लगाते हैं जिसके कारण हम थोड़ा सा न साउंड आता है, हम उसके कारण बताते हैं कि वो बहुवचन है, वो प्लूरल है। बस वही है जो ये सब क्या हैं से पता चल जाएगा कि हमें दीज यूज करना है, क्योंकि वहाँ हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। और अगर हम दूर से देख रहे हैं, बाइनोकुलर्स लगा के, कहीं हम विजिट करने के लिए गए हैं, वेकेशन प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहाँ दूर पहाड़ों पर कुछ दिख रहा है, क्योंकि व्हाट आर दोज, कि वो सब क्या है। तो प्लूरल है लेकिन उसके साथ साथ वो चीज़ हमसे दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? दोज। ठीक है? तो ये एक आइडिया तो यहाँ आपको मिल ही गया होगा। हम एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। These words are used when one is pointing towards something or demonstrating. ठीक है? Examples है that is a big house, यानी कि वो एक बहुत बड़ा घर है, that is a big house. फिर आ जाता है this is राहुल, राहुल मेरे बगल में अगर खड़ा है तो मैं बोलूँगी this is राहुल। या फिर आप फोटोग्राफ देख रहे हैं अपने एल्बम में और वहाँ पे कोई दिख रहा है, आपका भाई दिख रहा है, this is my younger brother.
ये मेरा छोटा भाई है। आप पास में पॉइंट आउट कर रहे हैं अगर, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, दिस, क्लोज के लिए हो जाएगी। दोज आर स्टार्स, अब भाई स्टार्स तो दूर ही होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, दोज आर स्टार्स। और दीज आर पेंसिल्स, तो बहुत सारी पेंसिल्स हैं आपके पास, आप बोलोगे ये सारी पेंसिल्स हैं, दीज आर पेंसिल्स। एक चीज़ छोटी सी और ये रहती है कि दिस जो होता है हम क्लोज के लिए तो बोलते हैं, पर अगर हम कोई चीज़ की बात कर रहे हैं, अभी अभी जिक्र किया है उसका, तो बोलेगे या दिस हैपन्स। जैसे कि आपकी फ्रेंड आपको बता रही है कि अरे मेरे साथ पता है ऐसा ऐसा हुआ, तो या दिस हैपन्स, तो वो हम तब के लिए यूज़ कर लेंगे। पर जैसे हम किसी कोई सिचुएशन है जो थर्ड पर्सन में चली गई है कि हाँ दैट इज़ ट्रू, कि यार ये बात तो सही है, तो कोई जब पुरानी बात की बात करते हैं ना, तब हम दैट का यूज़ कर लेते हैं। तो यानी कि क्लोज और फार सिर्फ डिस्टेंस में नहीं होता है, वो किस चीज़ में भी होता है, वो सिचुएशन और टाइमिंग में भी होता है। अगर कोई रिसेंटली सिचुएशन अभी हुई है, तो उसको उस सिचुएशन को बताने के लिए हम बोलेंगे दिस हैपेंड, ठीक है। पर अगर कोई पुरानी चीज़ है या कोई थोड़े पहले की चीज़ रहेगी, तब भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोज और फार वहाँ पर भी यूज़ होता है। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स जो कि हैं ऑल्सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउंस की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ नियरनेस के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, हमने अभी बात कर ली। जैसे कि देखिए इसके हाथ में अगर आपको विजिबल होगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इस तरीके से, तो अगर आपके इतने क्लोज एरिया में कोई चीज़ है तो आप बोलेंगे दिस, लुक एट दिस, इसको देखो। और जब डिस्टेंस के लिए आ जाएगा तो आपको दूर देखने के लिए बात करेंगे। वैसे ही प्लूरल के फॉर्म में अगर हम आ जाते हैं तो दीज यानी कि बहुत सारे हैं, और दूर से दीज आर ट्रीज हो गया। लेकिन प्लूरल दोज यानी कि वो चीज़ क्या है, दीज मतलब पास में है, और दोज यानी कि दूर से, कि हिल पे कोई चीज़ हो रही है। तो ट्रीज आप पास से देख रहे हैं तो आप बोलेंगे ये सारे प्लूरल हैं। लेकिन वही आप माउंटेन्स या हिल्स बहुत दूर से देख रहे हैं, पर वो प्लूरल भी है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो दोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है। तो चलिए अब इनकी फटाफट एक एक्सरसाइज करके ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। ये एक कैट है। अब देखिए कैट है तो क्या हो जाएगा, इज कैट। हमें अब एक जो है ना बेसिक बनाना जो है सेंटेंस का, वो तो आ गया है कि एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक, हम जब भी एक लगाते हैं तो हम वन नहीं लगाते, अनटिल एंड अनलेस आपसे ये पूछा जाए कि कितने नंबर हैं, कितने हैं, तो आप वन बोलोगे, ठीक है। हाउ मेनी पीसेस डू यू हैव, आई हैव जस्ट वन, या आई हैव वन, तो आप तब वन बोलोगे जब आपसे एक्चुअली नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। पर अगर आपसे ये बोला जाए कि ये एक कैट है, ये एक बैट है, या फिर ये एक पेन है, तो उस केस में आप नंबर नहीं बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि ये एक कोई चीज़ है। तो उस एक को बताने के लिए, दैट वन नंबर जो आप तब बोल रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, आर्टिकल अ यूज़ करोगे। तो इज अ कैट, ये तो हमारा पक्का हो गया, क्योंकि नाउन के आगे ही अ लगता है, तो इसके आगे तो लगेगा नहीं। इज अ कैट तो हमारा पक्का हो गया, तो एक कैट है भी हो गया। अब ये एक कैट है, ये मतलब कि हम यही बोल रहे हैं ये एक कैट है, तो ये बिल्ली है हमारी गोदी में और हम बोल रहे हैं ये एक कैट है, तो बस उस कैट को क्या बोलना है, यहीं पर है, विच मीन्स दिस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज अ कैट। इजी ब्रीजी, राइट। ऐसे मूव अहेड। ये एक बॉक्स है, वेरी इजी। एक बॉक्स है मतलब इज अ बॉक्स, बिल्कुल वैसे ही पहले वाले जैसा बॉक्स, और लगा दिया हमने फुल स्टॉप, नहीं भूलना है बिल्कुल भी, क्योंकि चैटिंग करते टाइम भी फुल स्टॉप भूल जाते हैं और यही आदत बन जाती है। पता तो रहता है कि फुल स्टॉप से एंड होता है, पर हैबिट नहीं बन पाती है। अब ये है तो ये में क्या यूज हो जाएगा, जो कि यहीं पर है, तो क्या हो जाएगा, दिस। इसी का अगर क्वेश्चन बना लेंगे कि ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ये क्या है। ऑलराइट, फिर वो एक पेड़ है, एक पेड़ है, तो है यानी कि इज, एक यानी कि अ, पेड़ यानी कि ट्री, इज अ ट्री, फुल स्टॉप। अब वो यानी कि दूर है, लेकिन एक है ना, जस्ट वन, सिंगुलर ओनली। अब दिस तो नहीं है क्योंकि पास की बात तो हो नहीं रही है। वो यानी कि हम किसी थर्ड चीज़ की बात कर रहे हैं, हम हमसे दूर वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, THAT, दैट इज अ ट्री, और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना, लगा हुआ है, ठीक है। ये बिल्लियां हैं, सो नाउ कैट्स हो गई, अब ज्यादा हो गई। अब यहाँ एक वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है, एक वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब कि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल आ गया। है भी, ये देखो यहाँ एन लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं था, है ना। तो ये तो इंग्लिश है, हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं ना कि है या हैं। अगर है मतलब प्लूरल है, बिल्लियां कैट्स, और है मतलब आर, तो फिर
आर कैट्स हो गया। अब ए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास वो जो आर्टिकल है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, चाहे ए हो चाहे एन हो। अब ये तो मतलब यहीं पर है, लेकिन प्लूरल है तो क्या बोलेंगे, दीज। आपको याद होगा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर प्लूरल आपका वो सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमने उसको फॉलो किया है। वो अपने आप फॉलो हो गया है हमसे, है ना, क्योंकि हमने देख लिया कि है यानी कि प्लूरल है, अगर इज होता है तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो देखिए हमने वो लॉजिक लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को भी फुलफिल कर दिया। सिमिलरली वो एक मुर्गी है, अब मैंने यहाँ पर है लगाना भूल गई हूँ, चलिए मैं खुद ही से लगा देती हूँ। अब मुर्गी इज हेन। Now वो एक अ आ गया, लेकिन it's far away, so that is a hen. That is a hen. Now वे तारे हैं, तो तारे तो इज ऑलरेडी प्लूरल और है भी है, आर स्टार्स। अब वे है मतलब कि वो नहीं है, यहाँ पर वे प्लूरल में आ जाएगा बट फार अवे। जैसे ये चीज भी प्लूरल में थी, दिस वाज आल्सो प्लूरल, लेकिन ये क्या था, क्लोज था। अब ये वाली चीज क्या आ गई है, ये फार भी है और प्लूरल भी है, तो क्या हो जाएगा, दोज आर स्टार्स। आ गया समझ में, आर स्टार्स तो क्लियर था ही, हमने दोस्त क्यों लगाया, क्योंकि वो चीज दूर भी है और प्लूरल में भी है। लास्ट है वो घर बहुत साफ था, तो वो घर बहुत साफ था, वो हो जाएगा दैट। अब तो समझ में आ गया है, घर हाउस, दैट हाउस साफ था मतलब वॉज, है ना। अभी हमने देखा है इज हो गया, देखो ये चीज नोट डाउन करते जाओ, है क्या हो जाएगा, इज हो गया, है यानी कि उसी चीज का प्लूरल क्या हो गया, आर हो गया। अब अगर हमने बोला कि था तो वो क्या हो जाएगा, वॉज हो गया, और इसी जगह अगर थे हो जाता तो ये टी दो मत समझना, मैं हिंदी वाला लिख रही हूँ, थे, जो हमारा ये थे होता है, ये थे हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपने थे देखा, अब यहाँ था है वॉज, दैट हाउस वॉज बहुत वेरी साफ क्लीन, दैट हाउस वॉज वेरी क्लीन। तो दैट हाउस वॉज वेरी क्लीन मैं यहां लिख देती हूं, दैट हाउस वॉज वेरी क्लीन। ठीक है, तो ये वेरी क्लीन तो हमारा एडजेक्टिव में आ गया, वेरी क्लीन की हमने उस हाउस की तारीफ कर दी। ये हमारा वर्ब आ गया, इसको हम लिख देते हैं एडजेक्टिव, और दैट हाउस है हमारा सब्जेक्ट, कि वो घर बहुत क्लीन था। एंड दैट इज हाउ, ये समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ दैट, कहाँ दोस, कहाँ दिस, कहाँ दीज लगेगा। ओके, आई एम इरेजिंग इट ऑल, लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आगे हमारे पास है टू बी का यूज। अब टू बी क्या होता है, टू बी का मतलब होता है होना, ठीक है, एग्जिस्ट करना। इसका मतलब होता है बिकम, कुछ चीज का होना, एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती है। बिकम ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे वर्ब्स आगे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इज एम आर का यूज क्या होता है। बी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं और वो हम कहाँ कहाँ के लिए यूज करते हैं, कोई पोजिशन को बताने के लिए, ठीक है, ही इज ऑन माई लेफ्ट, इज यूज हो गया। सिचुएशन को बताने के लिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इज यूज हो गया। स्टेट बताने के लिए इट इज कोल्ड, ओके, उसके बाद में कंडीशन बताने के लिए दिस इज ओल्ड, वो भी हो गया करेक्ट। और प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज, इज एम आर को बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है उसके हिसाब से हम या तो इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे या आर यूज करेंगे। गॉट इट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वो सारे फॉर्म्स जो बी से बनते हैं। अब बी से हम ये भी बनाते हैं, बी से बनते हैं बीन, बीइंग, है ना, बी जैसे हम विल बी लगाते हैं, तो इस तरीके से ये फॉर्म्स होते हैं। और बी का मतलब बी का मतलब भी होता है, उसी से हम इज बनाते हैं, उसी से एम, उसी से आर, उसी से वॉज और वर भी बनाते हैं। बस वो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब टाइम और हमारे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो दो चीजें हैं जो हमारे वर्ब को अफेक्ट करती हैं, और वो चीजें हैं, देखिए ये नॉलेज आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन क्योंकि एक दूसरी लैंग्वेज पे हमें अप्लाई करना है तो हमें टेक्निकलिटीज में घुसना पड़ेगा। तो अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो चेंज हो जाएगा हमारा वर्ब, या फिर अगर टेंस टाइम चेंज हो रहा है, आज और कल में चेंज आ रहा है, फ्यूचर में चेंज आ रहा है, तो भी वो वर्ब चेंज हो जाएगा। पहला आता है इज एम आर जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, फिर आता है बी आई एन जी जो बीइंग होता है, कंटिन्यूस वाला टेंस होता है। वॉज वर वी टू फॉर्म आप याद करें, वी टू फॉर्म हमारा था पास्ट टेंस में चले जाता है, ठीक है।
उसके हमने V3 बीन, बीन यानी कि हो चुका है, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? परफेक्ट टेंस। हमारा सबसे मस्त, सबसे फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है परफेक्ट टेंस, बीन। फिर आ जाता है फ्यूचर वाला जो कि शैल बी या विल बी होता है, आई विल बी डूइंग दिस, आई विल डू दिस बट आई विल बी डूइंग दिस, तो बी वहां पर हम लगाते हैं। तो इस तरीके से हम बी को कई जगह यूज करते हैं और बी हमारे पूरे ग्रामर ट्री का जो है वो बेस है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमारी पूरी जो ग्रामर है वो क्रिएट होती है और ग्रामर जो है वो स्टेबल चलती है। मूविंग अहेड वी हैव, सबसे पहले एम कहाँ पर यूज होता है? तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, हमेशा याद रखना। पहली चीज आई के साथ एम यूज होता है और दूसरी चीज आई हमेशा कैपिटल होता है। अब आई का मतलब ये नहीं है कि आप आइसक्रीम का आई कैपिटल लिख देंगे, ये आई जो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन आई आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। सेंटेंस के बीच में भी अगर आएगा ना, ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज सेइंग दैट आई वॉज चीटिंग, ऐसा कह सकता है। ही वॉज टॉकिंग और ही वॉज टेलिंग, ही वॉज कंप्लेनिंग दैट आई वॉज चीटिंग। तो ये जो आई है ये तो सेंटेंस के बीच में आया है, कॉमा भी नहीं लगाया वहां पे, लेकिन फिर भी वो आई कैपिटल होगा क्योंकि वो आई प्रोनाउन वाला आई है, ठीक है। आई हमेशा कैपिटल होता है। कोई और शब्द का जो आई से शुरू होता है उसका आई कैपिटल मत लिख देना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आई प्रोनाउन है जिसके साथ हम एम को यूज करते हैं। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट की जो आई है ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको लग रहा है कि आप ऑब्जेक्ट हो, याद करिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, करो भाई याद। ऑब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट और वर्ब तो पता ही है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव, तो एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप, मतलब आप ये मैं वर्ड का हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे उसने मुझे मारा, तो जो उसने मुझे मारा, मैं मारने का एक्शन कौन कर रहा है? उसने, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पर वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर हो रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। इन दैट केस, ऑब्जेक्ट के केस में आप क्या यूज करेंगे? मैं के लिए आप मी का यूज करेंगे, आई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो आई है जिसके साथ एम यूज होता है इज ऑलवेज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? अब इस सब को भूला नहीं है, खैर भूला नहीं है। अब इस सब के आगे बढ़ते हैं जहां पर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूं। अगेन मैं बता दूं कि ये जो अ है ये एक को बताने के लिए यूज किया है, पर एक का मतलब एक डॉक्टर नहीं होता। मैं एक डॉक्टर हूं वाली चीज हो जाती है, जहां पर आप नंबर की बात नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज बता रहे हो। फिर आता है आई एम नीतू। अब आप नाम के आगे तो बोल नहीं सकती कि मैं एक नीतू हूं, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो ये तो नेम है। ये क्या है हमारा? किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, याद है, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो आई एम नीतू, आई एम अ टीचर, टीचर जो है वो कॉमन नाउन है, इसलिए उसके आगे हमने अ लगाया हुआ है। आई एम अ गुड गर्ल, यस, हम एडजेक्टिव के आगे अ लगाते हैं, हम सिर्फ प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो किसी का नाम है, उसको हम स्पेसिफिक नहीं करना चाहते। मैं तो मतलब एज अ पर्सन विद दिस फेस, विद दिस ब्रेन एंड विद दिस नेम एंड आइडेंटिटी, मैं तो यूनिक हूँ, है ना। अगर मेरा कोई हमशक्ल भी होगा तो भी वो नाम थोड़ी ना सेम रख लेगा मेरे जैसे। मतलब कि अगर मैं 2-3 चीजें इंक्लूड करूं अपनी क्वालिटी की, जो मेरी आइडेंटिटी है, उन सबको मिला के तो मैं एक ही पर्सन हूं ना, तो फिर मैं कॉमन कैसे हो गई? मैं तो प्रॉपर नाउन हूं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं बॉय, तो बॉय इसलिए कॉमन है क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है। मैं बोलूं गर्ल, गर्ल तो कोई भी हो सकता है। बट विद दिस फेस, विद दिस वॉइस, विद दिस ब्रेन एंड विद दिस नेम प्राची, मैं एक ही हूं, मैं यूनिक हूं। तो इसलिए उसके आगे हम ए एंड द में से कोई आर्टिकल ना लगा के उसको स्पेसिफिक नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब आ गया आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? एम लगा दिया। जहाँ पर भी आई यूज होता है वहां पर एम यूज होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि एम जब भी यूज होगा तो वो हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। एम और आई जो है वो रब ने मिला दी जोड़ी है, एम आई के बिना नहीं रह सकता है। आई दूसरे लोगों के साथ जा सकता है, आई वॉज हो जाता है, आई हैव हैड हो जाता है ना, सब हो जाता है, लेकिन आई के साथ एम जरूर आएगा। अगर एम है तो आई होगा। गॉट इट? उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सबसे सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो भी आपको लगाना है। जैसे आई एम अ गर्ल होता तो भी सही था, वो नाउन हो जाता। आई एम अ गुड गर्ल हो गया तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एम का यूसेज होता है। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। इज कैसे यूज होता है? तो आई होप आपको ये चीज विजिबल यहाँ पर होगी। इज, आई एस, इज
जो कि हमारा क्या है या फिर है भी बोल सकते हैं उसको अपन, ठीक है। तो इस कहाँ यूज होता है, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ यूज होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स की तरह, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इसी वीडियो की बिगिनिंग में, दिस इज अ हाउस, दैट इज अ पेन, उसमें भी हमने इज यूज किया था। तो ऑब्वियसली बात है, इज क्या है, सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ यूज होगा, यानी कि दिस और दैट के साथ यूज होगा। ओके, दीज और दोज के साथ क्या यूज हो जाएगा, आने वाले वीडियो स्लाइड पर देखेंगे। अब यह है इज, किसके साथ आता है, ही इज हो जाएगा, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ बैट। नेम के साथ आ जाएगा कि प्राची इज अ टीचर, तो नाम के साथ भी वो चीज आ जाएगी। नाउन कौन कौन से आएंगे, सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आएंगे, क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ब है। हमने देखा था, हमने 2 ग्लोब्स देखे थे जिसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स थे। तो बस वैसे ही सिंगुलर वालों के साथ, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, जब वो सिंगुलर हैं तो उनके साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर को काउंटेबल नहीं है, वाटर प्लूरल थोड़ी ना कह सकते, एक पानी दो पानी नहीं कह सकते, तो वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, अगर वो सिंगुलर बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने नाम के साथ देख लिया, ही इज राम, फिर ही इज अ टीचर, कॉमन नाउन के साथ भी आ गया, सिंगुलर है तो चल रहा है। ही इज पूजा, ये भी सिंपल नेम है, सॉरी शी इज पूजा, आई एम रियली सॉरी, पर यहाँ पे शी के साथ यूज हुआ है इसलिए डिफरेंस है। फिर शी इज अ नर्स, तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, शी इज अ नर्स, यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। नाउ इट क्या होता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है या एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो इट जो प्रोनाउन है उसको हम ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि थिंग्स कह सकते हैं प्लस एनिमल्स। ओके, ये 2 चीज़ों के साथ यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए हम इट को यूज करते हैं, इट इज अ बुक। फिर आ जाता है एक प्रॉपर नाउन आ गया, जैसे कि हमें उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, आमिर खान इज एन एक्टर, तो उसमें भी यूज हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए है तो एन यूज हो रहा है। दिस इज अ डॉग, तो यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ यूज किया है। एंड देयर इज वाटर हियर, तो ये वाटर भी अनकाउंटेबल है, ऊपर से देयर जो है वो एक प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम इज को कैसे ही, शी, इट, नेम और डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ यूज करते हैं। सो बस इसी के साथ लेट अस मूव अहेड, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। हमने सीख लिया कि इज कैसे यूज होता है। अब आ जाता है आर, हमने देखा था इज एम आर यूज करेंगे, एम हम कवर कर ही चुके हैं, इज भी कर चुके हैं, अब लास्ट में है आर। तो आर इज यूज विथ यू, दे, वी एंड प्लूरल नाउन्स। तो जैसे कि यू में हमने देखा था कि यू के साथ हमेशा आर यूज होता है, उसका रीजन क्या था कि हिंदी में हमारे पास जो सेकेंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं वो एक वर्ड होता है तुम और एक होता है आप, ठीक है। लेकिन हम जो प्लूरल के लिए यूज करते हैं तुम सब, तो वो तुम सब के लिए भी हमने एक सब वर्ड लगाया हुआ है जिससे पता चलता है कि वो प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर हम यू से ही प्लूरल को भी बता देंगे, तो ताकि हमको यू के साथ ही 2 रूल्स अलग अलग ना बनाना पड़े कि जब सिंगुलर है तो यू के साथ इज और प्लूरल है तो यू के साथ आर। तो हमने क्या किया, यू के साथ आप आर को ही चलने दो, यू के साथ हमेशा आर आता है। उसके बाद में दे, दे तो अपने आप में प्लूरल है इसलिए आएगा, वी भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए करेक्ट आएगा, और प्लूरल नाउन्स के साथ भी वो चीज आती है। अब इसको एपोस्ट्रोफी मत समझ लेना भाई, ये यहाँ से खत्म हुआ है और यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। तो वो नाउन्स है, इसके बाहर एपोस्ट्रोफी मत समझना उसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर यू सीमा, ये तो क्वेश्चन है, जैसे यू है, यू के साथ आर यूज हुआ है इसलिए यस आई एम सीमा, तो ये सिंपल है। यहाँ पर आई के साथ एम यूज हो गया, हमारा रिविजन भी हो जाएगा, और यू के साथ क्या यूज हुआ है, आर। फिर आर यू अ डॉक्टर, यस आई एम अ डॉक्टर। ना यहाँ पे दे आर राहुल एंड रोहन, 2 हैं यहाँ पे हमारे पास इसलिए हमने दे यूज किया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या यूज हुआ है, आर यूज हुआ है। बिल्कुल जैसा इज चलता था वैसे ही आर चल रहा है, डिफरेंस इतना सा है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो आर प्लूरल हो जाएगा, लेकिन कौन से प्रोनाउन, यू, दे और वी के साथ यूज होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, उसके बाद आता है वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स मतलब हम सब दोस्त हैं, तो हम सब यानी कि अगेन वो चीज़ क्या हो जाएगी, हम तो ठीक है फर्स्ट पर्सन है, पर सब के लिए हमने जो प्लूरल बोला है वो है यहाँ पर वी आर फ्रेंड्स। बस वैसे ही द प्लेयर्स आर गिविंग देयर बेस्ट, जैसे वहाँ लिखा था प्लूरल नाउन्स, तो प्लूरल नाउन्स क्या है, ये है ना हमारा प्लूरल नाउन, द प्लेयर्स, वो सारे खिलाड़ी अपना बेस्ट दे रहे हैं। द प्लेयर्स आर गिविंग देयर बेस्ट, तो ये आर लगा के हमने क्या कर दिया, हमने उसको
प्लूरल बना दिया। ठीक है, आर तो बहुत ही ईजी हो गया था क्योंकि हमें इसका यूसेज करेक्टली और क्लियरली समझ में आ चुका है। बस इतना ध्यान रखना है कि यू के साथ आर यूज होता है। दे और वी तो अपने आप में ही प्लूरल हमको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारे वर्ब भी प्लूरल चाहिए। वैसे ये आर हमारा प्लूरल वर्ब है, तो दे, वी और सारे प्लूरल नाउन जो यूज करेंगे उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल ही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज जिसमें हमें ट्रांसलेशंस करने हैं इज एम आर के लिए। तो पेन टेबल पर रखा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पेन टेबल पर रखा हुआ है। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले। पहला जो वर्ब है रखा हुआ है, यानी कि इट इज देयर, इज आएगा, है, ठीक है, इज रखा हुआ है। कोई ये भी बोल सकते हैं ऑन द टेबल, या केप्ट ऑन भी रख सकते हैं। ठीक है, केप्ट भी बोल सकते हैं कि रखा हुआ है, या फिर ऑन, सिर्फ ऑन। ठीक है, क्योंकि ये पर भी है यहाँ पे। टेबल तो इंग्लिश है ही, पेन भी इंग्लिश है, तो पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है, या पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, दोनों में से, दोनों सही, मतलब दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। पेन इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल का भी मतलब यही होता है कि वो टेबल पर रखा हुआ है। पेन टेबल पे खड़ा तो होगा नहीं कि पेन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, है ना। तो पेन इज केप्ट की जगह अगर आप सिंपली इतना भी बना लें कि पेन इज ऑन द टेबल। मम्मी मेरा बैग कहाँ रखा है, द बैग इज इन द अलमीरा। अब बैग इज केप्ट इन द अलमीरा भी बोल सकते हैं, लेकिन बैग इज इन द अलमीरा, तो बैग अलमीरा के अंदर खेल तो रहा नहीं होगा, रखा ही होगा। तो अगर आप सिंपली इन दी अलमीरा या इन दी कबर्ड बोलो तो भी वो चीज़ अंडरस्टूड होती है। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमें खामखा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन मेक अ सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंस बाय सेइंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, घड़ी दीवार पर टंगी हुई है, अगेन द सेम सिनेरियो, टंगी हुई है तो टंगी इज हंग ऑन द वॉल, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हंग यूज़ करेंगे। हंग क्यों यूज़ करेंगे, हैंग का जो फॉर्म होता है हंग, वो एक्चुअली V3 फॉर्म हो जाएगा ना, टंगी हुई है। ठीक है, तो वो V3 में चले जाएगा। तो वो करने की बजाय सिर्फ इतना बोल सकते हो कि घड़ी दीवार पर है। अब घड़ी दीवार पर चलती तो है नहीं, क्या करती है, टंगी ही रहती है। सो द क्लॉक है इज पर ऑन द वॉल। ठीक है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, दैट्स इट, नो नीड उसको कॉम्प्लिकेट करने की। या फिर अगर आप टंगी हुई के साथ बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, द क्लॉक इज हंग ऑन द वॉल। ओके, नाउ बैग में किताबें रखी हुई हैं, अगेन रखी हुई हैं, केप्ट। वही चीज कर सकते हैं कि केप्ट की जगह आप यहाँ पर सीधा सीधा इन भी बोल सकते हैं। बैग में, इन द बैग, किताबें, सो द बुक्स, तो एस आ गया तो क्या लग जाएगा प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल वर्ब। आर इन में है ना, तो इन द बैग, सिंपल। या केप्ट इन द बैग भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई एक्स्ट्रा वर्ब लगा रहे हैं तो वो वर्ब कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। ठीक है, जब भी कोई एक्शन वर्ब आप लगा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रीपोजिशन से उस सेंटेंस को बना सकते हैं, अच्छी बात है। पर अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें आप एक एक्शन वर्ब लगा के उसको पूरा सेंस क्रिएट करें, तो आप वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और बाकी सेंटेंस में जो भी हो रहा है। ठीक है, ये जो तीन चीज़ों की पोजीशन है ये फिक्स रहनी चाहिए। देन वी हैव मोबाइल उल्टा रखा हुआ है, तो उल्टा रखा को कह सकते हैं, ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, अपसाइड डाउन, वो चीज़ अपसाइड डाउन है। सो द मोबाइल, सो नहीं लगाना है, द मोबाइल इज केप्ट अपसाइड डाउन। ओके, अब केप्ट यहाँ पे बोलना ज़रूरी है क्योंकि रखा हुआ है। मोबाइल इज अपसाइड डाउन तो ऐसा हो जाएगा मोबाइल की कोई क्वालिटी है विच इज अपसाइड डाउन। ठीक है, तो मोबाइल इज केप्ट अपसाइड डाउन। ठीक है, उल्टा, ऊपर का नीचे रखा हुआ है। वो लोग मेरे दोस्त हैं। अब वो लोग को क्या बोलते हैं, वो लोग जो हैं, सबसे पहले तो वो लोग यहाँ पे प्रोनाउन है, तो ये पक्का पता है कि प्रोनाउन है। अब वो प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन में यूज होता है लेकिन प्लूरल भी है, दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, आर। दे आर मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, एस लगा देंगे, दे आर माई फ्रेंड्स। लास्ट है मैं घर पर हूँ, तो मैं घर पर हूँ मतलब मैं, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो मैं अगर सब्जेक्ट हूँ तो मैं के लिए क्या यूज होगा, आई। फिर आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, एम, आई एम घर पर हूँ। प्रीपोजिशन से याद कीजिए, जब हम कोई अपना वो बताते हैं, सिचुएशन बताते हैं, यहाँ पर मिलना, मीट मी एट द बस स्टॉप, तो आई एम एट घर, होम, आई एम एट होम। क्लियर? आगे सारे सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करी हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आ गई होगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में लिख सकें, बट आई वुड रियली सजेस्ट अगर आप इनके नोट्स बनाएं और जिस तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंस के एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर आसानी से आगे भी कर सकें। मूविंग अहेड वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे थे उन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या पॉजिटिव भी कह सकते हैं आप आम भाषा में। तो एफर्मेटिव का मतलब होता है बेसिक स्टेटमेंट या फिर एक पॉजिटिव वो इन्फॉर्मेशन देने वाले सेंटेंसेस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हमने देखा था कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नाउन या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन या वॉट एवर इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पर अगर नेगेटिव है यानी कि हमको नॉट लगाना जरूरी है, हमें ना लाना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस हमारा नाउन या एडजेक्टिव या आगे जो भी एडवर्ब लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, जो भी है। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर पढ़ा था हमने, पर हमने एम के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, आई एम नॉट अ डॉक्टर हो गया। सुनीता एंड सुनील आर पुअर बोल देते हैं हम इससे पहले जब आर का एग्जाम्पल देख रहे थे, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। शी इज नॉट एट होम, तो हमने एम, आर और इज तीनों के एग्जाम्पल देख लिए। शी इज नॉट एट होम, तो हमको जो भी लिखना है, जो भी है उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। लेट्स सी आगे और एग्जाम्पल्स जो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्सरसाइजेस में हम देख लेते हैं कि क्या है, चीनी बॉक्स में नहीं है। तो पहले आप इसका बेसिक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ कि शुगर है के लिए इज, डैश लगा दो, है ना, इन द बॉक्स, शुगर इज इन द बॉक्स। हमने क्या बना लिया यहाँ पे, ये इसका बेसिक एफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नहीं के लिए हमने लगा दिया नॉट, शुगर इज नॉट इन द बॉक्स। खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना इजी है, हमने एक बेसिक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया और उसके आगे हमने इसके बाद नॉट लगा दिया। अब आप बोलेंगे कि ये चीज़ मैं तब थोड़ी ना करूँगी कि कोई सर मेरे से बोल रहे हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और आपको बोलना है सर मेरे पास फाइल ही नहीं थी, है ना, आई डिड नॉट हैव द फाइल। तो उसको आप ऐसे कैसे बनाएंगे, पहले आप बनाओगे आई हैव द फाइल, लेकिन फिर उसके आगे आप नॉट लगा दोगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, यहाँ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इस ट्रिक को यूज़ करके आप स्लोली सेंटेंसेस बनाओगे। उस स्लो प्रोसेस को फास्टन अप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो हिंदी में ना बोलकर कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में बोलें, ठीक है। आपकी इंग्लिश बोलने की आदत नहीं डालनी है, आपको सही इंग्लिश बोलने की आदत डालनी है। आप डिफरेंस को समझिए। आपको ये नहीं है कि आपको जब सिचुएशन मिले तब इंग्लिश में बोलो, नहीं, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पर हैबिट जब बनेगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलोगे तो आप सही इंग्लिश बोल पाओगे। तो अगर आप दिन में एक सेंटेंस भी इंग्लिश का बोल रहे हो, इट शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैं रेडी नहीं हूँ, आई। अब आई है यहाँ पे मैं, ठीक है, आई के साथ क्या यूज होता है, एम, आई एम क्या हो जाएगा, नहीं हूं, तो आई एम रेडी हो सकता है इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, और नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट रेडी। इजी हो गया। वो लोग स्कूल में नहीं हैं, दे आर इन द स्कूल, दे आर नॉट इन द स्कूल। ये वो लोग के लिए दे के साथ आता है आर, में, इन द स्कूल, और यहां लगा दिया नॉट, दे आर नॉट इन द स्कूल। उसकी माँ बीमार नहीं है, उसकी यानी कि देर, शी, हर, सॉरी शी या ही आ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी है यानी कि हम पोजेसिव वाली बात कर रहे हैं, तो या तो हिज आएगा या फिर हर आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि बॉय की माँ है या गर्ल की माँ है। तो हिज या हर मदर, अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज हिज और हर मदर। अब मदर की बात हो रही है, इसकी बात नहीं होगी, तो प्रोनाउन है। कौन सिक नहीं है, मदर सिक नहीं है, तो मदर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन माँ के थ्रू हो रहा है कि शी इज नॉट वेल और शी इज वेल।
तो सिक नहीं है, मदर इज डैश सिक। अब या इल भी लगा सकते हैं इसके आगे, हमने क्या लगा दिया, नॉट। हिज और हर मदर इज नॉट सिक या नॉट इल, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इजी क्या करना है, एक बेसिक एफर्मेटिव बनाना है और उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगा देना है हमको नॉट, और हमारे सेंटेंसेस हो गए तैयार। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हम उसी इज एम आर को यूज कर करके डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, क्वेश्चन बनाना। तो क्वेश्चन बनाने के मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दो तरीके होते हैं। एक होता है क्वेश्चन वर्ड्स लगाना, व्हाट, हु, वेयर, ये सारे लगाना, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से कैसे हो जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को ऑपोजिट कर देना है। सब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहुंच गया। एम आई योर गुड फ्रेंड, आई एम योर गुड फ्रेंड का क्वेश्चन बन गया, क्या मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, एम आई योर गुड फ्रेंड। तो आपने क्या किया, आई एम में इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया। ही इज योर फादर, इज ही योर फादर, तो हमने क्या कर दिया, इज और ही की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया। वैसे ही इज द फोन रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, ये हमारा बेसिक एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और हमने क्या किया, बस द इज द फोन, मतलब ये तो पूरा ही सब्जेक्ट है, तो इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे कर दिया ऐसा, ये एक्सचेंज कर दिया, इज और सब्जेक्ट में फेरबदल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, एक्सरसाइजेस, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्या वो लोग चोर हैं, तो क्या वो लोग चोर हैं, वो लोग यानी कि दे आ जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, दे के साथ क्या आता है, आर आता है, दे आर थीव्स, दे आर थीव्स। अब क्या हो जाएगा, क्या वो लोग हैं, तो क्या है, तो हमने क्या करना है, आर को इधर भेज देना है। तो इसको फिर से लिखते हैं, आर दे थीव्स और क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कर दिया हमने, दे के साथ आर आता है, ये तो हमें पहले से पता था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं थी, लेकिन हमने उन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को। ये क्या है, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्योंकि यहाँ पर हमने ये पूछा है कि वो चीज़ क्या है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम पूछ लेंगे कि ये चीज़ क्या है। तो उसके लिए हमने व्हाट इज इट बोला, व्हाट इज इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो इट है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी भले ही हमने व्हाट लगाया है क्वेश्चन वर्ड के नाम पर, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखा हुआ है। व्हाट इट इज नहीं बोलेंगे, व्हाट इज इट बोलेंगे। ठीक है, क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम, क्यों, क्योंकि यू आर एट होम जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आपने उस यू आर के आर और यू को एक्सचेंज कर दिया, तो बन जाएगा आर यू एट होम। अब ये तो पता चल गया है कि एट होम यानी कि प्रीपोजिशन है, एक जगह है, एक सिचुएटेड प्लेस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, घर, तो इसलिए एट होम आ जाएगा। आर यू क्यों आया है, क्योंकि यू के साथ आर आता है, यू आर का हमने आर यू कर दिया और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लिया। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक अभी का, जो कि है दो चीजों को मिलाना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, तुमको पता नहीं है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो पूछा है, उसके साथ साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आया कि तुमको पता नहीं है क्या। तो हमने क्या कर दिया है, सिंटैक्स वही चल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर वही चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और ये भी है, बस हमने नॉट यहाँ पर लगा दिया। नॉट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होने के कारण हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ पर एम आई नॉट विथ यू, वेरी क्लियर, इज शी नॉट योर फ्रेंड, वेरी क्लियर। हमारा सेंटेंस ऐसे ही चल रहा था, इसको नोटिस नहीं करोगे, एम आई विद यू ये हमारा सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस था, हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया तो वो चीज़ चेंज हो गई। वैसे ही एम आई नॉट इंटेलिजेंट, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो हमने क्वेश्चन भी पूछा है, बट एट द सेम टाइम हमने वहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड डालकर उसमें एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर दी है। तो लास्ट एक्सरसाइज फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एम आई योर फ्रेंड, तो हमने क्या लिख दिया, आई है, क्योंकि मैं यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो आई हो जाएगा, आई के आगे आता है एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त हूँ, ये हमारा हो जाएगा एफर्मेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लगाना है, नहीं हूँ, एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, ये हो जाता है इमोशनल ब्लैकमेल करना।
आगे बढ़ते हैं, क्या ये गलत नहीं है, इज इट नॉट रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ये यूज हुआ है तो इट यूज होगा सिचुएशन के लिए, ओके या दिस भी यूज कर सकते हैं। इज दिस नॉट रॉन्ग, क्या ये गलत नहीं है, कोई क्वेश्चन है, आप अपने सर को बता रहे हैं कि सर देखिए ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, क्या ये गलत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इज, क्योंकि वो उसका सिंपल सेंटेंस है दिस इज रॉन्ग, जिसमें आपने नॉट लगा दिया, दिस इज नॉट रॉन्ग, ओके लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या ये गलत नहीं है, तो उस नॉट को और उस क्वेश्चन के सब्जेक्ट वर्ब को एक्सचेंज करने वाले रूल को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इज दिस नॉट रॉन्ग। वैसे ही क्या ये रेड कलर नहीं है, तो ये दिस हो जाएगा कि आपको एक ड्रेस को दिखा रहे कि क्या ये रेड कलर नहीं है, और नहीं है इज नॉट, ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है तो इज पहले आ जाएगा, इज इट या फिर दिस, इज दिस नॉट रेड इन कलर, एंड दैट्स इट, और आगे लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे किस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। एंड विद दिस वी रीच एट द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आपको टू बी दिस दैट दीज दोस के यूजेस और इज एम आर के सभी टाइप के सेंटेंसेस क्लियर आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आगे ही बी के फॉर्म्स विल, शाल, वॉज, वर इन सबको कवर करेंगे। तो देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, इस कोर्स को कंप्लीट करिए ताकि आप अपने इंग्लिश को और ज़्यादा बेटर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।